हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, एलटी की पेडागोगी की ये सीरीज चल रही है। इसी क्रम में एक वीडियो आपको मिल गई होगी ऑलरेडी एनसीएफटी पे, यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, जो कि 2009 में आया था। ठीक है, हिंदी में कहें तो शिक्षक शिक्षा के राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की संरचना। ठीक है, 2009 में ये आई थी। थोड़ा सा इसकी संरचना किस तरीके से थी और क्यों से बनाया गया था, क्या इसके पीछे मोटिव से, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो था, यानी कि इसकी जो संरचना थी, वो एनसीएफटी, जिसे मार्च 2009 में प्रारंभ किया गया था। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, फॉर टीचर एजुकेशन है ना। यानी कि अगर स्कूल में आपने एनसीएफ बनाया, आपने देखा कि बच्चों को किस तरीके से सुविधा प्रदान की जानी चाहिए, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, कैसे आपका जो पाठ्यक्रम है वो लचीला होना चाहिए, टीचर को कैसे फैसिलिटेटर की तरह काम करना चाहिए। तो वही चीज़ें हैं, टीचर के लिए भी कुछ सोचना चाहिए कि टीचर को भी थोड़ा सुविधा प्रदान की जाए, या टीचर को भी टाइम टाइम पे प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि वो बेहतर कंटेंट प्रोड्यूस करा पाए और पढ़ा पाए। तो इस पे ही तहत इसके अंदर क्या हुई है, ये बात हुई है। ठीक है, तो इसे क्या एनसीएफ 2005 के आधार पे बनाया गया है। जैसे कि आप लोगों को पता है, एनसीएफ 2005 का जो फुल फॉर्म है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इसके अलावा आरटीई 2009 का भी इसके ऊपर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। अच्छा, आरटीई की फुल फॉर्म भी कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। और ध्यान रखिएगा, अब देखते हैं कि किसकी सही होती है, क्योंकि आरटीई की फुल फॉर्म बहुत लोग गलत लिखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा का निर्माण, देश में शिक्षक प्रशिक्षण निश्चित एवं समुचित विकास की प्राप्ति, यानी कि देश में शिक्षण प्रशिक्षण अच्छे से हो। टीचर जो है, अगर उसको टाइम टाइम पे ट्रेनिंग मिलती रहेगी तो टीचर भी अपना बेस्ट देगा क्लास में। ठीक है, शिक्षण प्रशिक्षण प्रणाली के मानकों एवं मानदंडों, विनियमन एवं संरक्षण के लिए राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत किया गया था। यानी कि इसके अंदर का जो बात की गई थी कि यार देखो, आप शिक्षा का स्तर सुधारना चाहते हो, आपने बच्चों के लिए बात करी कि बच्चों के लिए ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। जैसे कि मैं कुछ कुछ पॉइंट बता दे रही हूँ, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में ऑलरेडी है। पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, बच्चे को जो बैग है वो ज़्यादा बस्ते भारी मत करो, आप बस्ता उतना भारी नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल उसके लिए एनवायरनमेंट रखो। साथ ही साथ बच्चा जो है उसको वो अपने एनवायरनमेंट से सीखे, एनवायरनमेंट से कनेक्ट करके पढ़े, यानी कि वो करके सीखे, है ना, अपने अनुभव से चीज़ों को प्राप्त करे, अपने आसपास का जो पर्यावरण है उससे मिल के चीज़ें सीखे। ये इसके तहत बात की गई थी, एनसीएफ की बात कर रही हूँ मैं ये सब। तथा साथ ही साथ जो आप देख रहे हैं, इसमें तीन चार चार पांच इसके गाइडलाइन प्रिंसिपल्स थे, उसके तहत ही मैं ये बात आपको बता रही हूँ। अब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसके अंतर्गत और क्या क्या चीज़ें थी। ठीक है, सो दैट आपका रिवीजन भी हो जाए। बस इसमें एक चीज़ हमें याद रखनी है कि राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण अधिनियम जो कि 1993 का था ना, उसमें उसके अंतर्गत ये किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं एनसीटी ने और क्या क्या किए हैं, कार्य सुधार क्या क्या किए जो शिक्षण प्रशिक्षण में लाभकारी हो सकते हैं। तो एनसीटी ने अपने कार्य के अनुसार सुधार व शिक्षक प्रशिक्षण जो आपकी प्रणाली थी उसमें सुधार के अलग अलग तरीके क्या करे, अपनाए। मतलब कि उन्होंने क्या देखा कि अब ये टीचर की स्थिति भी सुधरनी चाहिए, साथ ही साथ टीचर का जो प्रशिक्षण है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टीचर का पढ़ाया जाने वाला कंटेंट, वो भी सुधरना चाहिए। उसके लिए उसके तहत कुछ बातें की गई एनसीएफ 2005 को ध्यान में रखते हुए, यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 को ध्यान में रखते हुए शिक्षक शिक्षा की राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना का निर्माण किया गया था। ठीक है, जो शिक्षक की शिक्षा का होगी वो किस तरीके से होनी चाहिए, मतलब उसका क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, और वो किस तरीके से अपनी चीज़ों को अप्लीकेबल करा पाएगा अपनी पढ़ाई में, इससे रिलेटेड बात की गई। अगला है शिक्षक शिक्षा संस्थानों के लिए नियम पुस्तिका का निर्माण और शिक्षक शिक्षा का विषयानुसार पत्र प्रकाशन और प्रसार के द्वारा अकादमिक यानी कि शैक्षिक सहायता प्रदान की गई है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि टीचर हो गया और जो भी टीचिंग से रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे जो पुस्तिका का निर्माण हो रहा है, साथ ही साथ विषयानुसार एक पत्र प्रकाशन होना चाहिए कि टीचर को भी तो अपग्रेड होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी आप लोग देख रहे होंगे एलटी में जो भी आप लोगों का सब्जेक्ट है उसके नीचे एक लाइन बिल्कुल चेप दी गई है हर जगह पे। क्या लाइन लिखी है कि अभी करंट में इससे रिलेटेड संबंधित जानकारी। मतलब अगर आप सपोज दैट फॉर एक एग्जांपल दे रही हूँ, अगर आप फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप जो स्टैटिक फिजिक्स पढ़ रहे हैं वहीं से आएगा, ऐसा कोई कंफर्म है ही नहीं। उसके नीचे साफ साफ लिखा गया कि इससे रिलेटेड करंट में जानकारी भी आपको होनी चाहिए, तो ऐसे आपका सब्जेक्ट में भी मेंशन किया होगा, राइट। तो यानी कि उसके तहत जो बात की गई है ये इसी के तहत है। एनसीएफटी के अंदर यही था कि जो टीचर है उसके लिए क्या किया जाएगा, एक पत्र प्रकाशन मतलब जारी कर दिया जाएगा, ताकि जो नए नए अपडेट्स हैं उससे क्या रहे, अपडेट रखे अपने आप को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विभिन्न राज्यों में शिक्षकों तथा शिक्षकों की मांग व पूर्ति के आधार पर एनसीटीई ने 13 राज्यों से संबंधित विभिन्न शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए और आवेदन प्राप्त नहीं करने का निर्णय लिया है। यानी कि कहने का मतलब क्या है
जो अलग अलग शिक्षक आप कह सकते हैं शिक्षक तथा शिक्षकों की जो मांग थी, कई जगह आपने देखा होगा बहुत सारे राज्य में, देखिए स्कूल खोल दिए गए हैं खाली और शिक्षक है ही नहीं। और कितनी जगह ऐसा है कि क्या बोलते हैं, 2 बच्चे हैं वैसे स्कूल में, बच्चे ही 2 हैं और वहाँ 1-2 टीचर हैं, क्या क्या करेंगे वो टीचर वहाँ? तो मतलब आप देख रहे हैं ना, वो अव्यवस्था जो है उसमें भी सुधार लाया जा सके, उसके तहत भी इसके अंदर बात की गई। 13 राज्यों से संबंधित ये प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो ये कमी को दूर करने के लिए भी क्या किया गया, काम किया गया, ताकि ये जो असमंजस का कारण बना रहते वो हटे और सामंजस्य बनाया जा सके और मांग और आपूर्ति जो थी 13 जिलों की जो बात हो रही है वो पूरी कर सके, ठीक है। साथ ही साथ अनेक शिक्षा पाठ्यक्रमों को मान्यता देने के लिए विभिन्न नियमों एवं मापदंडों में क्या किया गया, संशोधन किया गया। यानी कि शिक्षा के जो पाठ्यक्रम है वो भी टाइम टाइम पे अपडेट करिए, उसको भी बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि आप लोग ध्यान दे रहे होंगे एनसीईआरटी, अगर आप लोग पढ़ते हैं पुरानी एनसीईआरटी उठा के देखिए और अभी उठा के देखिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस बार केमिस्ट्री में 6 चैप्टर काट दिए गए थे, 12th क्लास की बात कर रही हूँ। इसी तरीके से फिजिक्स में भी कुछ चैप्टर्स के बीच में से चीजें काट दी गई थी, मैथ्स में 1-2 चैप्टर उड़ा दिए गए थे। तो ये सारी चीजें क्या है कि जो टाइम की परिस्थिति के अनुसार क्या कर रहे हैं, चीज़ों में अपग्रेडेशन भी कर रहे हैं। वो हटाया तो उनके पेपर में केस स्टडी वगैरह ये सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी गई या एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड कर दिए गए, ठीक है। वो एडवांसमेंट है, तो यही काम इसके अंतर्गत बात की गई थी इसमें, ठीक है। और 31 अगस्त 2009 में उन्हें अधिसूचित किया गया कि नवीन नियमों में स्थानीय समितियों के विवेकारों में अभाव में इस नियम को आर्थिक पारदर्शी व समयबद्ध के साथ लगाया जाए, ठीक है। तो मतलब ये पारदर्शिता के साथ सभी जगह क्या करा जाए, लागू करा जाए, इसके तहत भी बात की गई। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करें और शुल्क के ऑनलाइन भुगतान प्रणाली की सुविधा प्रदान करते हुए ई गवर्नेंस सिस्टम, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ई गवर्नेंस सिस्टम। और याद रखिएगा आप, ई इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड जो भी काम हो रहे हैं ये तो आप ब्रेन में रखेंगे ही रखेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा अभी हमारे सिलेबस में जो अपग्रेडेशन की गई है, ईमेल डाल दिया गया है, एडुसेट डाल दिया गया है, साथ ही साथ आप लोग देख रहे होंगे जितने भी नए वेब 2.0 डाल दिया गया है, सारे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड जो चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें हमारे सिलेबस में ऐड कराई गई हैं। तो ई गवर्नेंस सिस्टम को ध्यान में रखते हुए इसको क्या किया गया कि इसको यार प्रारंभ हो स्कूलों में, ऐसी सुविधा प्रणाली हो कि बार बार ऐसा ना हो कि टीचर हार्ड कॉपी निकाल के इधर उधर घूमने में लगा है, नहीं, वो सॉफ्ट कॉपी भी इधर से उधर सेंड कर सकता है अलग अलग ग्रुप्स के माध्यम से, ठीक है। तो मान्यता की प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए MIS का निर्माण किया गया। MIS का फुल फॉर्म बता देती हूँ आपको, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसके साथ ही साथ सरकार द्वारा स्थापित, स्वामित्व, नियंत्रित और पर्याप्त रूप से वित्त पोषित विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्त स्वीकृति क्षमता के 10% से अधिक नहीं होगी। यानी कि कहने का मतलब क्या है, सरकार जो अपना मतलब सरकार अपने अकॉर्डिंग जो क्या करती है, नियंत्रित करती है। और वित्त पोषित जो विद्यालय होते हैं वहाँ में शिक्षकों की जो स्वीकृति होती है वो 10% से अधिक क्या नहीं करा जा सकता। ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है। सरकार यह निर्धारित करेगी कि अनुसूची में आप छात्र शिक्षक अनुपात सभी विद्यालयों में सही जगह मतलब जगह पे रखा जाएगा। ध्यान से सुनिएगा इस लाइन को कि छात्र शिक्षक अनुपात का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आपको ध्यान देना है कि 30 विद्यार्थियों में एक शिक्षक तो कम से कम हो। ये नहीं कि क्लास इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई है और वहाँ शिक्षक ही नहीं है, शिक्षक अनुपलब्ध है। क्यों? क्योंकि ये पूरा जो फ्रेमवर्क है कि आप है ना पेपर में क्वेश्चन एलिमिनेट करने के लिए ऐसा भी आप लोग ब्रेन वहाँ पे यूज़ करेंगे। कई बार ऐसा हो सकता है प्यूपल टीचर रेशियो पे ही क्या बना दे, क्वेश्चन बना दे, PTR पे आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रखेंगे हम 30:1 जो है वो प्राइमरी पे है, साथ ही साथ 35:1 जो है वो एलिमेंट्री पे है, ठीक है। 200 से अधिक में 40:1, ठीक है। ये हम याद रखेंगे। इसके बाद आगे बात करते हैं NCFTE में, यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन में शिक्षक शिक्षा के लिए रणनीतियां व प्रक्रिया बनाई गई हैं। अच्छा, क्या रणनीतियां हैं इसमें? क्या है कि जैसे जो टीचर है उसको पता होना चाहिए कि छात्र का किस तरीके का एप्टीट्यूड होता है, क्या क्या व्यवहार होता है। और इस तरीके से अगर छात्रों को पता होगा कि हाँ क्लास में बच्चों को, इतने सारे बच्चों को कैसे डील करनी है, इसी के तहत बीएड में हमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग करते हैं सिखाई जाती हैं। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी व्यवहारात्मक और बहुत सारी आपको टीचिंग स्ट्रेटजीज, टेक्टिक्स, इन सारी चीज़ों के बारे में उसमें बात की जाती है। तो क्या है, वो अपना समस्त कार्य कक्षा विद्यालय वो सब बाहर के समाज से प्रभावशाली ढंग से कर सकते हैं। मतलब ये भी ध्यान रखना है कि आप ये नहीं कि आप 1957 की बातें करने में लगे हैं वहाँ क्लास में, आपका कॉन्टेक्स्ट कुछ और चल रहा है। देखिए जो बहुत पुराने ज़माने के टीचर है उनको भी अपडेट करने की बात इसी के तहत की मतलब आती है इन्हीं चीज़ों के अंतर्गत, कि वो क्या कर रहा है कि बहुत पुराने ज़माने का ही ज्ञान देने में लगा है। ऐसे फॉर एग्जाम्पल अगर जीके का क्वेश्चन बता रहा है बहुत पुराने ज़माने, अब देखिए आप करंट अफेयर देखिए, नए नए अपडेट होते जा रहा है, चीज़ें अपडेट होती जा रही है। तो उस अपग्रेडेशन के साथ साथ टीचर को भी अपने आपको क्या करना है, अपग्रेड करना है। शिक्षा को प्रायः 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन सी? प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षण शिक्षा पूर्ण रूप से शिक्षक बनने से पूर्व दिया गया प्रशिक्षण, यानी कि प्रारंभिक, एक तो देखिए प्राइमरी के लिए कि शिक्षक बनने से पहले आपको पूर्ण रूप से क्या दिया जाएगा। आप लोगों ने देखा भी होगा DLED जो आपका होता है इन जनरल, और ये इस जो प्राइमरी से रिलेटेड कोर्स होता है उसमें ज़्यादातर ध्यान दिया जाता है कि आपकी जो टीचिंग मेथड्स होंगी वो भी उसी बच्चे के अकॉर्डिंग होगी, प्राइमरी के अकॉर्डिंग होगी।
जैसे प्ले एक्टिविटीज़ होंगी, है ना, और लर्निंग बाय डूइंग भी छोटे बच्चों में उतना ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं है, थोड़ा बहुत मेमोराइजेशन भी वहाँ पर कोई यूज़ किया जाता है शुरुआती तौर पे, क्योंकि मेमोरी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग उनकी डेवलप की जाती है। तो इस तरीके की जो क्या है कुछ ना कुछ मेथड्स वो यूज़ करेंगे, ठीक है। और प्ले वे आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा प्ले वे किसने दी। प्रारंभिक तैयारी, नियुक्ति पाने पर विद्यालय में प्रथम वर्ष के अंतर्गत दिया जाने वाला प्रशिक्षण, यानी कि शुरुआत में क्या करी जाएगी, साथ ही साथ तैयारी भी दी जाएगी। वैसे ये प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षण जो है ये तो ऐसा है कि टीचर बनने से पहले जो शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाता है, इसका प्राइमरी से कोई आपस में लेना देना ऐसा बहुत एक्सट्रीम लेवल पे नहीं है, लेकिन मैं आपको बस बता रही थी ये चीज़ कि प्राइमरी एजुकेशन में इस तरीके से दिया जाएगा। साथ ही साथ जैसे एलिमेंट्री है, एलिमेंट्री एजुकेशन में क्या क्या मेथड्स यूज़ की जाएंगी, है ना, यहाँ पे क्या इंडक्टिव या डिडक्टिव टेक्निक्स में से क्या यूज़ किया जाएगा, क्योंकि बच्चे का डेवलपमेंट उस तरीके से होता है, क्योंकि हमारे सिलेबस में इससे रिगार्डिंग सिलेबस भी है, तो ये सारी चीज़ें मिक्स करके हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही है। उसके बाद है सतत व्यावसायिक विकास, यानी कि CDP, शिक्षकों हेतु सेवाकालीन शिक्षा, ठीक है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी भी क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए आपको। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी मतलब मैं यहाँ पे पूरे कॉन्टेक्स्ट में बता रही हूँ कि किस तरीके से बच्चों के लिए व्यवहार किया जा सकता है, या किस तरीके से आप अगर व्यवहार में निपुण होंगे तो आप अच्छा पढ़ा पाएंगे, उससे रिलेटेड चीज़ें हैं। सतत व्यावसायिक विकास भी यहाँ पर को क्या होना चाहिए, ठीक है, कह सकते हैं आप। इसके बाद बात करते हैं, तो देखिए इसके तहत एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि CPD जो होनी चाहिए शिक्षकों हेतु होनी चाहिए, यानी कि कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट टीचर का होते रहना चाहिए, है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मतलब आप लोग याद रखेंगे, इसके अंतर्गत CDP तो यूज़ हो ही रही है, साथ ही साथ CPD का मतलब क्या है, टीचर जो है उसका व्यावसायिक विकास होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है। NCF 2005 की रूपरेखा संपूर्ण दृश्य प्रस्तुत करती है कि बालकों की आवश्यकता क्या है, यानी कि NCF के अंदर सभी कुछ लिखा है कि किस तरीके से बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए, कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम थी और क्या उनमें सुधार किए जा सकते हैं। तो उन सारे के अंतर्गत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से क्या है, शिक्षक क्या है, योगदान देता है अपना। तो ध्यान दीजिएगा, NCFT 2009 में पाठ्यचर्या के निर्माण के पूर्व रूप विषयों पर ध्यान आकृष्ट किया गया है, ठीक है। किस किस में, शिक्षक शिक्षा में अनुसंधान व नवाचार, यानी कि शिक्षक की जो शिक्षा है, टीचर की जो एजुकेशन है, उसमें क्या होना चाहिए, अनुसंधान, यानी कि रिसर्च होते रहनी चाहिए, ठीक है। रिसर्च होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर टीचर अपडेट नहीं रखेगा अपने आप को तो बच्चे, देखिए याद रखिएगा, अब तो ई गवर्नेंस इतनी ज़्यादा है, और साथ साथ पे आपकी जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आप कह सकते हैं, इतनी वाइड है कि क्या बोलते हैं, बच्चा आपको आपसे ज़्यादा एडवांस हो सकता है बहुत सारी चीज़ों में, तो फिर आप क्या बता पाएंगे उसे। इसलिए आपको क्या है, रिसर्च करते रहना चाहिए, और नवाचार आपकी सोच में होना चाहिए, नहीं कि आप बहुत पुरानी सोच लेके स्टीरियोटाइप बैठ के पकड़ के बैठे कि नहीं इसका आंसर यही होगा। हो सकता है उसका आंसर को बताने के तरीके कुछ अन्य भी हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं। शिक्षक प्रशिक्षकों का निर्माण, यानी कि शिक्षक जो प्रशिक्षक टीचर ट्रेनिंग्स जो होते हैं उनका निर्माण करना, ठीक है। और इसके साथ आगे बढ़ते हैं, शिक्षक शिक्षा का व्यवसायीकरण। देखिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट इसमें लाइन ये थी कि शिक्षक शिक्षा का व्यवसायीकरण, यानी कि क्या है, यहाँ पर को आप बात कर सकते हैं, वोकेशनलाइजेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए शिक्षक को भी ना ऐसी शिक्षा बच्चों को प्रोड्यूस करानी चाहिए या प्रोवाइड करानी चाहिए कि बच्चा क्या है आगे जाके एटलीस्ट उसको पता चल सके कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मेरे उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं कि हाँ मैं अन्य चीज़ें भी कर सकता हूँ, मैं ये करके अपना व्यवसाय कुछ ना कुछ आगे जाके कर सकता हूँ। इसका अगला है व्यवसायिकता हेतु शिक्षकों की भूमिका, यानी कि वोकेशनल तौर पे अगर आप देखा जाए शिक्षकों की क्या भूमिका रहेगी। अगला है स्वास्थ्य व शारीरिक शिक्षा, यानी कि हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन। याद रखेंगे हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन पे विगत कुछ वर्षों में, यानी कि जो अभी रिसेंट कुछ ईयर्स हैं, इसमें बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है कि क्या है, फिजिकल एजुकेशन और हेल्थ के बारे में पढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगला है शिक्षक शिक्षा में मुफ्त व दूरस्थ शिक्षा। एक तो ये जो आप देखते हैं करस्पॉन्ड एजुकेशन जो होती है, इसमें भी क्या करने की कोशिश, फ्री कराने की कोशिश। अगला है तो ये जो पूरा आपने सब चीज़ें पढ़ी उसको समाप्त करते हैं कि 2009 वर्तमान समय की मांगों की पूर्ति के लिए परम आवश्यक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उसमें क्या किया गया था कि यार देखो, अगर आप एक आदर्शवादी शिक्षक को विकसित करना चाहते हो तो ये जो संपूर्ण व्यवस्था, जो आपको पूरी व्यवस्था है ना, इसको आपको बदलना भी पड़ेगा। टीचर में नवाचार उत्पन्न करना पड़ेगा, टीचर को पहले खुद अपडेट होना पड़ेगा, उसके बाद ही वो क्या करेगा, सर्वांगीण विकास बच्चे का कर पाएगा। क्योंकि अगर वो खुद अपडेट होगा, उसको पता होगा ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल में यूज़ कर सकता हूँ, उसको पता होगा ये टीचिंग स्ट्रेटेजीज में यूज़ कर सकता हूँ अपने पढ़ाने में, तो क्या करेगा, अपने बच्चों को भी उतना ही अच्छा बनाएगा, उनके लिए उतना सहयोगी रहेगा, ठीक है। तो कैसी लगी आज की क्लास आपको, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। धन्यवाद।